कि 84 के कत्लेआम में जो बंदा होम मिनिस्टर था उसका नाम था आरएसएस का कैडर कांग्रेस के अंदर नरसिम्हा राव। यही बंदा वो है जो बाबरी मस्जिद के गिराने वाले दिन प्रधानमंत्री बन जाता है। नरसिम्हा राव जिम्मेदार है सिखों के कत्लेआम के लिए, क्योंकि उसको रोकने के लिए नरसिम्हा राव जिम्मेदार है बाबरी मस्जिद को तोड़वाने के लिए। और आप ये देखेंगे कि जब इसका जन्मदिन होता है तो आरएसएस और बीजेपी वाले बहुत शान से मनाते हैं। जिस तरह से सिखों को मारा जा रहा था, उनके गलों में टायर डाले जा रहे थे, उन पर पेट्रोल छिड़क कर किया जा रहा था, उनकी गाड़ियों को जलाया जा रहा था। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था उस कॉलेज के अंदर सामने सारी जायदादें सिखों की थी। वहां पर एक बहुत बड़ा पिक्चर हॉल था, सिखों का था। कैसे सारे परिवारों को ऊपर से फेंक कर मारा गया, नहीं तो उनको अंदर जलाकर मारा गया। हम में से बहुत सारे लोग इसको बहुत हल्का करके इस कत्लेआम को इसको हिंदू सिख दंगा कह देते। ये दंगा नहीं था। दंगा जब होता है जब दोनों तरफ से आप हमलावर होते हैं, दोनों तरफ से लोगों में 31 अक्टूबर को शाम को शुरू हुआ और 5 तारीख तक तो ये खुला चलता रहा। 4 तारीख को शायद सेना आ गई, तो ये इसको याद रखना जरूरी है। तो ये दंगा नहीं था, ये तो वन वे था, जिसमें जहां जो सिख दिखा, बहुत सारे सिख जो अपनी ड्यूटी निभाकर लौट रहे थे पंजाब से, या सैनिक पंजाब आ रहे थे, उनको ट्रेन में मारा गया भारत की सेना के अफसरों। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बहुत ही अहम इशू पर हम बात करेंगे। भारत की तारीख में कई सुनहरे और कई ब्लैक यानी काले दिन यहाँ गुजरे हैं। तारीख जानने वाले उसको बहुत अलग अलग तरीके से, कोई अच्छा वाकया होता है उसे याद करते हैं, खुशियां मनाते हैं, और जब कोई इंसानियत सोच किस्म का वाकया तारीख में होता है उसे याद करते हैं, तो उसमें बहुत तकलीफ महसूस होती है। और जिन लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा होता है वो और ज्यादा महसूस कर सकते हैं। मेरा मतलब है, आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही जाने माने थिंकर, राइटर शमसुल इस्लाम साहब से। और टॉपिक जो है जिस पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त नवंबर शुरू हुआ है, ये वही वक्त था 1984 में जब सिखों का कत्लेआम हुआ था। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद, असैसिनेशन के बाद, जो 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था, उसके फौरन बाद सिखों का कत्लेआम शुरू हुआ। और उसके बहुत ही तकलीफदेह ऐसे वाकयात के अब भी अगर सोचते हैं, गौर करते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी एक तरह से बरसी है, याद करने का मौका है। और इंसानियत के लिए अगर कोई काम करता है तो किसी की भी तकलीफ को याद करना और उसके साथ हमदर्दी दिखाना, वो बहुत ही अहम है। ये हमारी इंसानियत की जिम्मेदारी है। शमसुल इस्लाम साहब से हम ये भी बात करेंगे कि आखिर इसकी कानूनी जो चाराजोई थी उसका क्या हुआ, क्या उसमें किसी को कोई सजा मिली, उस वक्त किसकी सरकार थी, क्या उस वक्त भी वही जहनियत थी जो आज मुसलमानों के खिलाफ जहनियत बनी हुई है, क्या कुछ है इसका पस मंजर, और अब तक क्यों इंसाफ नहीं मिला। ये बहुत ही अहम सवालात हैं। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप बताइए कि आप हर साल नवंबर के शुरू में मुल्क को याद दिलाते हैं बाकायदा। आपके यहाँ से बयान, प्रेस रिलीज, आर्टिकल, जो भी तरीका हो सकता है वो आप देते हैं और याद दिलाते हैं। अब इस वक्त 1984 से अब हम तकरीबन 38 साल हो गए। आप क्या कहते हैं, क्या कुछ है, क्या कुछ हुआ, क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों, मीडिया स्टार वर्ल्ड के सुनने वाले दोस्तों। आज मैं आपको किसी भी तरह की ग्रीटिंग नहीं करूंगा। आपको मैं अस्सलाम वालेकुम नहीं कहूंगा, आदाब नहीं कहूंगा, सत श्री अकाल नहीं कहूंगा, राम राम नहीं कहूंगा, क्योंकि आज जिस चीज पर हम बात कर रहे हैं, और आज का दिन
38 साल पहले, ये बहुत भयानक दिन था इस देश के लिए और दिल्ली के लिए खास तौर पर। अगर आप 1984 के 3 नवंबर को जाएंगे, आज वो दिन था जो सबसे ज्यादा कत्ल हो रहे थे, सबसे ज्यादा। आज आज मतलब आप उसको अंदाजा नहीं कर सकते दिल्ली में क्या हो रहा था। वो उसकी तुलना आप सिर्फ गुजरात से ही कर सकते हैं 2002 की। जिस तरह से सिखों को मारा जा रहा था, उनके गलों में टायर डाले जा रहे थे, उन पर पेट्रोल छिड़क कर किया जा रहा था, उनकी गाड़ियों को जलाया जा रहा था। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था, उस कॉलेज के अंदर सामने सारी जायदादें सिखों की थी। वहां पर एक बहुत बड़ा पिक्चर हॉल था, सिखों का था। कैसे सारे परिवारों को ऊपर से फेंक कर मारा गया, नहीं तो उनको अंदर जलाकर मारा गया। मैं उस बारे में कुछ पर्सनल जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी आपसे शेयर करना चाहूंगा। हम इस पूरे भयानक कत्लेआम जो आज भी किसी ना किसी रूप में जारी है, उस पर बात करने से पहले एक तो यह है कि मेरे कॉलेज में एक हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होते थे, वो सिख थे। तो कैसे उनके बाल काटकर उनको जिंदा बचाकर निकाला गया था। और उसके बाद मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, और उस बारे में मैं ये भी अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी ने बहुत लोगों के कहने के बावजूद, बहुत वार्निंग के बावजूद अपनी यहां से सिख गार्ड्स को नहीं हटाया था। ये एक सच बात है, ये एक सच बात है। और उनकी हत्या उनके सिख गार्ड्स ने की थी। लेकिन दिक्कत यह है कि आप किसी का एक जुर्म उसके पूरे मजहब के मानने वालों को या उस तरह के दिखने वालों को कर दें, तो ये तो जंगल का कानून भी नहीं है। ये कहाँ का कानून है? ये फैशिज्म का कानून है, किसी दूसरे का कानून नहीं है। तो उसको हमको समझ लेना चाहिए। तो मैं जो बताना चाहता हूं कि जिस दिन इंदिरा गांधी जी का कत्ल हुआ, उस दिन हम सारे हिंदुस्तान की नुक्कड़ नाटक टीमों के साथ दादर में रविंद्रनाथ टैगोर हॉल है, उसके अंदर नुक्कड़ नाटक कर्मी मिले थे और हम एक्सचेंज कर रहे थे, आइडियाज एक्सचेंज कर रहे थे। और हिंदुस्तान का जो सबसे एक्टिव और सबसे बड़ा स्ट्रीट थिएटर ग्रुप था गुरुशरण सिंह जी का, वो अपनी पूरी टीम के साथ वहां आया हुआ था। और इंदिरा गांधी जी की हत्या की खबर आई और 2-3 घंटे के अंदर वहां ये फैला दिया गया दादर के अंदर कि ये कुछ सिख जो है जश्न मना रहे हैं, सिख जश्न मना रहे हैं। हुआ ये था कि वहां उस हॉल के बाहर में मिठाई की दुकानें थी, तो जब से वो वर्कशॉप हो रहा था, लोग खाना, समोसा खाना, ये खाना, नमकीन खाना, वो सब लेते रहते थे। हम भी लेते थे, वो गुरुशरण सिंह जी की टीम के जो बहुत बेहतरीन एक्टर थे वो भी लेते रहते थे। तो ये फैल गया कि ये जो है जश्न मना रहे हैं। तो खैर वहां ये हुआ कि भाई कैसे बचाया जाए, और एक प्रपोजल ये रखा गया कि ये सारे जो सिख हैं और गुरुशरण सिंह जी समेत वो अपने बाल कटवा दे। उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद मैं आपको बहादुरी की बात बताता हूँ। शबाना आजमी, रोहिणी हट्टंगडी, अमोल पालेकर और बंबई के बहुत अपना सईद मिर्जा, ये लोग जब हमलावर आए और ये दरवाजे पर खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि तुम हमको मारने के बाद ही जा सकते हो। और उसके बाद जब उन्होंने देखा जो दंगाई जो थे, जो सिखों से बदला लेने आए थे, वो चले गए वहां से। ये मैं उसका साक्षी हूं। उसके बाद एक और दर्दनाक वाकया जो मेरी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है कि मेरे वालिद साहब का 6 नवंबर को इंतकाल हुआ, और वो अच्छे खासे थे, लेकिन घर में वो चक्कर लगा रहे थे कि 47 दोबारा हो रहा है, 47 दोबारा हो रहा है। एंड सडनली ही फेल डाउन, और पता लगा ब्रेन हेमरेज हुआ, बाद में पता लगा। और मैं तो बॉम्बे था, क्योंकि बॉम्बे से आना बहुत मुश्किल था उस वक्त में, आ ही नहीं सकते थे, सब कुछ बंद हो गया था। तो खैर मैं तो उनके कंधा भी नहीं दे सका अपने वालिद साहब को। तो ये इस तरह के वाकयात थे। एक और बात जो मैं साझा करना चाहता हूं दोस्तों से, कि इस बात को बिल्कुल समझ लें कि हम में से बहुत सारे लोग इसको बहुत हल्का करके, इस कत्लेआम को, इसको हिंदू सिख दंगा कह देते हैं। ये दंगा नहीं था। दंगा जब होता है जब दोनों तरफ से आप हमलावर होते हैं, दोनों तरफ से लोगों
मैं मैं 31 अक्टूबर को शाम को शुरू हुआ और 5 तारीख तक तो ये खुला चलता रहा। 4 तारीख को शायद सेना आ गई, तो ये इसको याद रखना जरूरी है। तो ये दंगा नहीं था, ये तो वन वे था, जिसमें जहां सिख दिखा, जो सिख दिखा, बहुत सारे सिख जो अपनी ड्यूटी निभाकर लौट रहे थे पंजाब से, या सैनिक पंजाब आ रहे थे, उनको ट्रेन में मारा गया, भारत की सेना के अफसरों को और सिपाहियों को, जो भारत सरकार का आदेश को पूरा कर रहे थे, जिनमें से बहुत सारे वो सो कॉल्ड ब्लू स्टार, क्योंकि ये ब्लू स्टार भी बड़ा घटिया और बड़ा जलील नाम है। ये ब्लू स्टार आप अपने देश के लोगों पर, आप किसी के धार्मिक स्थल को खत्म करते हैं और उसमें टैंक आप लेकर जाते हैं, उसको आप ब्लू स्टार कहते हैं। अरे इसमें क्या क्या तारा है इसके अंदर, इसमें शर्मनाक बात है। आप गैस छोड़ के, आप पानी बंद करके, आप बिजली बंद करके लोगों को बाहर निकाल सकते थे, लेकिन आपने तो दिखाना था, जो हिंदू कार्ड कांग्रेस उस वक्त खेल रही थी, जो दिखाना था कि देखिए हमने कैसे सिखों को सीधा कर दिया। और ये भी हमको जानना चाहिए कि एल.के. आडवाणी साहब ने अपनी जीवनी में लिखा है कि उन्होंने उसको करने के लिए इंदिरा गांधी को मजबूर किया। चंद्रशेखर, जहां तक मुझे याद है, चंद्रशेखर आजाद और उन्होंने उनको कहकर कि आपको ये जरूर कुछ करना चाहिए, जो खालिस्तानी जो कुछ कर रहे हैं, तो खालिस्तानी से बदला लेने के लिए आप पूरा गोल्डन टेम्पल पर हमला कर देंगे, ये कोई तर्क नहीं था। यानी ये तो वही है कि आपका बच्चा जिस बाथटब में नहा रहा है उसमें पानी गंदा हो जाए तो आप गंदे पानी के साथ बच्चे को भी बाहर फेंक दें। अरे आप गंदा पानी निकालिए, बच्चे को साफ पानी रखिए, बच्चे को कपड़े पहनाइए। तो खैर, तो ये दंगा नहीं था, इसको हमको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। एक और चीज जो बहुत जरूरी है समझना, नंबर 2, कि 84 के कत्लेआम में जो बंदा होम मिनिस्टर था उसका नाम था आरएसएस का कैडर कांग्रेस के अंदर, नरसिम्हा राव। यही बंदा वो है जो बाबरी मस्जिद के गिराने वाले दिन प्रधानमंत्री बन जाता है। इस लिंक को कभी भी मत भूलिए। हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्रवाद का जो बुनियादी जो एक था कि धर्म आपस में लड़े और हिंदू खतरे में है वो बताया जाए। और हिंदू खतरे में किसमें है कि कुछ खालिस्तानी नाम के सरफरे जो हैं वो अपना ये सब कर रहे हैं, दंगा मचा रहे हैं, तो आप सारे सिखों पर वो इल्जाम ला दीजिए। इसी तरह से आप कोई मुगल या बाबर किसी ने बनाया था, हालांकि मस्जिद बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसा कोई वहां मंदिर नहीं था, उसको तोड़कर नहीं बनाया गया था, ऐसा कोई नीचे से कुछ नहीं निकला है, जमीन के नीचे से कुछ नहीं निकला है, तो आपने सारे मुसलमानों से बदला लेंगे। और वो जो उसको तोड़ने से पहले जो रथ यात्रा चली थी आडवाणी की, और जिसमें सारे देश के अंदर हजारों मुसलमान मारे गए थे, और जो उनकी प्रॉपर्टी जलाई गई थी, उनकी बच्चियों के साथ रेप किया गया था, वो सब हम जानते हैं। तो यही बंदा था। नरसिम्हा राव जिम्मेदार है सिखों के कत्लेआम के लिए, क्योंकि उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया। नरसिम्हा राव जिम्मेदार है बाबरी मस्जिद को तोड़वाने के लिए। और आप ये देखेंगे कि जब इसका जन्मदिन होता है तो आरएसएस और बीजेपी वाले बहुत शान से मनाते हैं। और अगर कांग्रेस की लीडरशिप आज की अगर उसे थोड़ा बचना चाहती है तो वो उनको गाली बकते हैं कि देखो ये इसको उन्होंने भुला दिया, नरसिम्हा राव को भुला दिया, ये सब करते हैं। तो हम उसको साफ तौर पर देख सकते हैं। एक तीसरी बहुत अहम बात मैं जो बताना चाहता हूं, मतलब मेरे हिसाब से अहम है, आप तय करें, कि 84 के कत्लेआम ने और उससे थोड़ा पहले 83 के कत्लेआम में नेली मसेकर ने, जिस पर हम आएंगे, अभी विस्तार में से आएंगे, और तब हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान में जस्टिस के 2 सिस्टम हैं। उसमें हम नेली मसेकर पर आएंगे, जो सिखों के कत्लेआम से लगभग 1 साल मतलब 9 महीने पहले हुआ था आसाम के अंदर। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा कत्लेआम था किसी एक धर्म के लोगों का। आएंगे उस पर। तो उसमें आपने किसी को सजा नहीं दी। उसके बाद इस देश में मॉब कुछ भी कर सकता है, आपको सजा नहीं होगी। और एक वक्त में मुसलमानों ने, सिखों ने और बाद में ईसाइयों ने इसके लिए बहुत कीमत चुकाई, लेकिन इस देश के हिंदुओं ने भी उसकी बहुत कीमत चुकाई है। आज खुलेआम आप भीड़ कुछ भी कर सकती है। आपस में दलित एक ऊंची जाति की लड़की से शादी कर ले तो आप देखते हैं कि भीड़ क्या कर सकती है। और उसके बाद किस तरह से हिंसा बढ़ जा रही है, किस तरह से गैंगस्टर बढ़े हैं।
तो आप उसको आप देख सकते हैं कि अगर 84 या 83, मैं 83 और 84 दोनों को एक साथ रखता हूं कि दोनों एक ही तरह के कत्लेआम थे जिनके कातिलों को कोई सजा नहीं दी गई। अगर आप उसमें कातिलों को सजा देते, आज देश उस जगह नहीं पहुंचा हुआ होता जहां ये देश पहुंच गया है कि आप भीड़ लेकर आइए, उसके बाद हिंसा करिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप गुरमीत सिंह जो अपने आप को राम रहीम कहता है, उस जैसा गुंडा कत्ल करने के बाद, उसके बाद आप रेप करने के बाद जो उसके आश्रम में पनाह लेने आई थी बच्चियां, वो क्योंकि भीड़ जुटा सकता है तो इसलिए उसको आप 3-3 पैरोल देंगे। तो इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बात यह है कि हम जरा सा इसमें चले जाएं कि ये हुआ क्या है, ये 84 क्या था। देखिए मेरा उसमें हम आएंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अपने दर्शकों को भी बता दूं। मैंने 1983 से अपना जर्नलिज्म का करियर शुरू किया और 1984 में ये वाकया हुआ। इत्तेफाक से इंदिरा गांधी का जहां इंतकाल हुआ एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल, उसके नजदीक ही मेरा ऑफिस था और मैं वहां मौजूद था। और उसके फौरन बाद रिंग रोड पर सिखों पर हमले शुरू हो गए, वो हमने सब देखा है। उस वक्त मैं जमुना पार्क के एक मोहल्ले में रहता था जहां एक ही सिख की फैमिली थी पूरी कॉलोनी में, और इत्तेफाक से वो हमारे घर के बिल्कुल बराबर में थी। मेरे बड़े भाई थे उस वक्त, और उन्होंने उसको, सरदार को बचाने के लिए घर के बाहर ताला लगा दिया, ये कहने के लिए कि अगर भीड़ आएगी तो कह दिया जाएगा कि यहां से वो चले गए, फरार हो गए। और वो अंदर से उनको खाना पहुंचाते रहे। वो जब 3-4 दिन का, जैसे आपने बताया, जब वो फौज आ गई, तो मैं चूंकि जर्नलिज्म में आ चुका था, ग्रेजुएशन कर चुका था, तो थोड़ी बहुत समझ बात करने की थी। तो मैं गया नजदीक के पुलिस स्टेशन जहां फौज आई हुई थी। मैंने एक फौजी अफसर से कहा कि भाई हमारे पड़ोस में एक सिख है फैमिली, उसको भी जरा निकाल के ले आओ। वो रिफ्यूजी कैंपों में ले जाने के लिए बात हो रही थी। तो उस अफसर ने मुझसे कहा, फौजी अफसर ने, क्या बहुत चाहते हो अपने पड़ोसी सरदार को? यानी उसको गुस्सा आया हम पर कि हमने उस सिख को क्यों बचाया। बहुत खूब जी, यही हो रहा। एक ये वाकया मेरे बिल्कुल सामने का है। इसके अलावा मैंने त्रिलोकपुरी जमुना पार में ऐसी जगह थी जहां सिखों को बहुत बड़ी तादाद में कत्ल किया था। मैं वहां पहुंचा, एक औरत बेचारी बेवा, अपने शौहर की राख में बची हुई 2-3 उंगलियां वो थी, और उसको उसने ईंटों के नीचे छुपाया हुआ था, और वो उसने ये दिखाया और वो रो पड़ी। मैंने वो वाकयात देखे, और इसमें सरकार किस हद तक इन्वॉल्व थी। ये फौजी अफसर, आमतौर पर फौज को नॉन पॉलिटिकल समझा जाता है, इसीलिए फौज को भेजा भी जाता है कि पुलिस लोकल होती है, उसे मालूम होता है, हो सकता है उसकी कंसिडरेशन मुस्लिम हिंदू की हो, लेकिन फौज ने भी ये रंग दिखाया था। अब जो मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाह रहा हूं वो ये कि आखिर वो कौन सी वजह थी, क्या कुछ था? जैसा कि आपने बताया कि आरएसएस का एक शख्स, और नरसिम्हा राव के बारे में भी एक वाकया तजुर्बा बीच में हुआ। नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, अपने घर पर थे, तो एक मुसलमानों का एक डेलीगेशन गया, तो किसी ने मुझसे भी कह दिया आप भी चलिए साथ। जब तक आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, तो मैं साथ में गया। अब वो चूंकि मुसलमान थे, उसमें अक्सर जो लोग थे वो अजमेर शरीफ की दरगाह के लोग थे। मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं। हाँ, वो सरकारी लोग थे। हाँ, उसमें नरसिम्हा राव अपनी सफाई देना शुरू किया उन्होंने। बाबरी मस्जिद के वक्त पे ये नहीं था, वो नहीं था, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, इस किस्म की बातें वो कर रहे थे। तो मैंने कहा कि नरसिम्हा राव साहब, अगर आप ये बात ऊंची आवाज से उस वक्त कहते तो शायद आप पे इतने इल्जाम ना लगते जितने इल्जाम आप पर हैं। तो उन्होंने एक बात जरा हंस करके टलाने के लिए कोशिश की। उन्होंने कहा कि आजकल जो नेता हैं उनको डायरिया होता है बोलने का, चूंकि मुसलमान थे, ज्यादातर अंग्रेजी कम जानते थे, तो उन्होंने कहा कि वो पेचिश होती है लोगों को बोलने की, और मैं तो किसी का जवाब नहीं देता था, मुझे ऐसी ही तकलीफ होती थी जैसे किसी औरत को बच्चा जनने में होती है। उन्होंने इस हद तक कहा। तो बच्चा मारने पर या बच्चा जनने पर?
जनने पर उन्होंने कहा, मारने पर तो उन्होंने, वो अपनी सफाई देते हुए इस तरह से कह रहे थे, अगर इंदिरा गांधी मुझे सियासत में ना लाती तो हो सकता है मैं चीफ जस्टिस बन के रिटायर हो चुका होता, वगैरह वगैरह। तो ये जो आरएसएस वाला एंगल कांग्रेस में शुरू हुआ और आरएसएस के प्रोजेक्ट पर कांग्रेस ने काम शुरू किया, तो क्या जो हिंदुत्व आज हम देखते हैं, जिस किस्म के हालात, तो क्या आरएसएस के प्लान में कांग्रेस के वक्त से ही हालात को मोड़ते हुए यहां तक लाने का प्लान था? क्या आप कैसे समझ रहे हैं? नहीं काजमी साहब, मैं आपको बताऊं, इसमें बड़ा जबरदस्त पेच है। हाँ, बहुत जबरदस्त पेच है कि आरएसएस आज सिखों के कत्लेआम पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है, और कांग्रेस थी भी, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और 2014 में चुनाव से पहले मोदी जी ने सिखों के कत्लेआम को जो जो कहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या किसी को भी सिखों के जनसंहार के लिए सजा मिली? मोदी जी कह रहे हैं 25 अक्टूबर 2013 को। उसके बाद वो फिर कह रहे हैं प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी कि हिंसा एक तरह का खंजर था जो भारत देश के सीने में घोंप दिया गया, हमारे अपने लोगों के कत्ल हुए, ये हमला किसी एक संप्रदाय पर नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र पर था। ठीक है, ये कह रहे हैं। लेकिन उनको सत्ता में आए हुए कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? जो उन्होंने वायदा किया था, होता यह है, मैंने जैसा आपने अभी फरमाया था, मैं लगभग पिछले 3 दशक से आरएसएस की एक दस्तावेज पब्लिक करता हूं। उस पर हम आएंगे। असल में क्या है कि उस पर हमने थोड़ा ज्यादा वक्त भी लगाना है। जी 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 जी, वो क्या है कि कांग्रेस जिम्मेदार थी, और इंदिरा गांधी जी के मरने के बाद, उनकी हत्या के बाद, उनके कत्ल के बाद, और फिर राजीव गांधी ने ये कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो वो थोड़ा जलजला आता ही है, जमीन हिलती है। हाँ, कंपन होता ही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनके आने के बाद भी कोई सजा नहीं हुई। हर साल एक रस्म क्या होती है, जो मुझे बिल्कुल हर बार का जो मेरा खदशा होता है वो सच्चा साबित हो जाता है कि उससे थोड़े दिन पहले, 4-5 महीने पहले ये आता है कि फिर माइनॉरिटी कमीशन ने एक सर्कुलर जारी किया है कि क्या क्या पैसा बांटा गया है और किस किस को अभी पकड़ा गया है वो फिर किया जाए। ये अभी अभी फिर जनवरी 21 में, सॉरी 30 अक्टूबर 2021 को नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने फिर एक आदेश जारी किया। दिल्ली, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल देश से इस बात का ब्यौरा मांगा है कि पीड़ित सिख परिवारों में कितना हर्जाना दिया गया और कातिलों को खोजने और सजा दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ये एक रस्म होती है। अब प्रधानमंत्री जी ने तो बोलना बंद कर दिया, अमित शाह जी ने इस पर बोलना बंद कर दिया है। अब नेशनल माइनॉरिटी कमीशन कर देता है, और ये मैं 30 साल से ज्यादा से सुन रहा हूं जी। अच्छा, एक और बात जो मैं देश के सामने रखता रहा हूं, लेकिन हमारे देश की कॉन्शियंस जो है, उसका जमीर जो है, वो उसी तरह से नहीं थोड़ा परेशान होता। जैसे शाहिद नदीम जो पाकिस्तान में एक जो धार्मिक शासन है, इस्लामी धार्मिक शासन, उसका जबरदस्त कवि है, उसके खिलाफ नुक्कड़ नाटक कर्मी है, एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट्स, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के बड़े अफसर रहे हैं। उनकी एक नज्म है, इंसान अभी तक जिंदा है, और उसकी 2 लाइनें हैं, इंसान अभी तक जिंदा है, जिंदा होने पर शर्मिंदा है। ये गीत वो गाते थे। अजोका थिएटर उनका ग्रुप, उनकी बीवी जो थी मदीहा, उनका इंतकाल हो गया है बहुत कम उम्र में। उनको 40 कोड़े की सजा दी गई थी कि आप ये गीत क्यों गा रहे हैं कि इंसान अभी तक जिंदा है, जिंदा होने पर शर्मिंदा है। हमारे यहाँ बिल्कुल वो स्थिति रही। अभी तक इस देश में 11 आयोग बन चुके हैं, 11 आयोग एक के बाद, और एक आयोग तो इतना बड़ा बना था कि उनका नाम था रंगानाथ मिश्र साहब। रंगानाथ मिश्र जी ने ये फरमा दिया कि ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, ये एक दंगा था, हिंदू सिख दंगा था। और मैं अगर आप इसके शब्द जानना चाहें, ये दंगे सहज रूप से शुरू हुए, लेकिन बाद में इसका नेतृत्व गुंडों के हाथों में आ गया जी। और दंगों के साथ सहज लफ्ज का इस्तेमाल, जी, नॉर्मल, बड़ा कमाल का। हाँ, अच्छा। लेकिन
और मशहूर वकील जो सिखों के लिए लड़ते रहे, जो इस देश की शान है, इस देश के कॉन्शियस कीपर हैं, एच.एस. फुल्का, उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि इस कत्लेआम को आप सहज बता देना, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और एक और बहुत मशहूर जर्नलिस्ट जो हमारे दोस्त भी हैं, मनोज मित्ता जो इंडियन एक्सप्रेस में था, उन्होंने जो स्टोरीज की हैं उस कत्लेआम की, उनका ये कहना था, भाजपा की हुकूमत के बावजूद ऐसी कोई भी इच्छा शक्ति देखने को नहीं मिली जिससे यह जाहिर हो कि जो कत्लेआम कांग्रेस के राज में हुआ था उसके जिम्मेदार लोगों को सजा दिलानी है। ऐसा लगता है मानो 1984 और 2002 गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम को आयोजकों के बीच एक मौन सहमति है। यानी दोनों के बीच मौन सहमति है कि आप 84 की बात नहीं करोगे, हम 2002 की बात नहीं करेंगे। लेकिन जनाब, मैं जिस बात पर आना चाहता हूं, देखिए, एक आप ये समझ लीजिए, कांग्रेस कितनी भी बड़ी गुंडों की पार्टी थी, संजय गांधी कितने भी बड़े लफंगे थे और वो सारे गुंडों को पाल के रखते थे, है ना, और वो हिंदुत्ववादी भी थे, उनका पूरा जहन हिंदुत्ववादी था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं एक रिसर्चर के तौर पर, सबको देखकर और आरएसएस के बारे में थोड़ी जानकारी रखने वाले के तौर पर, कि वो जो कत्लेआम हुआ वो सिर्फ कांग्रेस के गुंडों की क्षमता से बाहर था। उसमें जितना मिलिट्री प्रिसीजन के साथ, जितनी तेजी से, जितने भयानक तरीके से सफाया किया गया, और मेरी अपनी स्टडी यह है कि जिन माइनॉरिटीज के कत्लेआम में लोगों को जलाया जाता है, वो एक कहीं की खास ट्रेनिंग है, वो एक खास हिंदुत्ववादी संगठन की ट्रेनिंग है। और वो ट्रेनिंग उनकी जो है, वो आनंदमठ जो किताब है उसके अंदर जो पूरे सीन हैं मुसलमानों के कत्लेआम के, उनके घरों के जलाने के, उनकी दाढ़ियों को जलाने के, ये वहां से आते हैं। और मैं अगर एक पुलिस इन्वेस्टिगेटर हूं, मैं एक आईबी का इन्वेस्टिगेटर हूं, तो मैं सबसे पहले कि क्या छुरा मारा है, अच्छा छुरा मारा है तो ये किसका काम हो सकता है, आपने छुरा मारकर उसको जलाया भी है, आपने उसका पूरा सैडिज्म भी दिखाया, तो मैं फौरन बता सकता हूं कि ये किनका होगा। जैसे मैं बांग्लादेश के जो अपने आप को इस्लाम धर्म के ठेकेदार कहते हैं, मैं ये जानता हूं कि वहां पर मेरे कई दोस्त जो नुक्कड़ नाटक से जुड़े हुए थे और जो प्रगतिशील आंदोलन में थे, वहां ये सो कॉल्ड इस्लामिस्ट क्या करते थे कि अगर इनमें से किसी को मारते थे तो सिर्फ मारते ही नहीं थे, मारने के बाद उनको पेड़ पर गांव के बाहर लटका देते थे और कहते थे कि देखो, अगर तुम प्रगतिशील होगे तो हम तुम्हारा ये अंजाम करेंगे। तो आप अगर एक प्रगतिशील कार्यकर्ता को अगर लटकाया है तो उससे आप समझ सकते थे कि ये कोई जो है अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार कहने वाला, ये इस्लामो फैशिस्ट संगठन का आदमी, यहां भी मैं उसी तरह से कह सकता हूं। और उसके मेरे पास बहुत ज्यादा सबूत हैं। 8 नवंबर को काजमी साहब, एक बहुत बड़ा आइडियोलॉग आरएसएस का, नाना देशमुख, हालांकि पता नहीं वो खुद को भी अपने आप को नाना जी क्यों लिखते थे, क्योंकि नाना जी तो दूसरों को उनको कहना चाहिए, जी लगाते हैं। ये आरएसएस वाले अपने नाम के साथ जहां भी होता है वो महाराष्ट्रीय नाम होता है तो जी जरूर लगा देते हैं। तो खैर, ये नाना देशमुख जो थे, 8 तारीख को इन्होंने एक दस्तावेज सब जगह घुमाया और हमारे दोस्त उस वक्त में थे जॉर्ज फर्नांडिस के घर पर डिलीवर किया। और जॉर्ज फर्नांडिस जी उस वक्त कांग्रेस के बहुत खिलाफ थे, एंटी कांग्रेसिज्म हमेशा की तरह वो थे, और उन्होंने प्रतिपक्ष, जिस अखबार में को मैं भी देखता था, मैं भी उसमें मदद करता था उनकी, तुगलकाबाद एमपी फ्लैट्स में वो रहते थे, तो उन्होंने उसको छाप दिया। और ये इस दस्तावेज का नाम था अंग्रेजी में इसका नाम था यानी आत्मदर्शन के क्षण। आत्मदर्शन के क्षण एक लंबा दस्तावेज, और इसको हमने छापा। मुझे लगता है कि वो पेजेस मैंने आपको भेजे, उसको अगर लगा सके तो लगाइएगा। उसको उन्होंने छापा इनका आरएसएस गठजोड़, और लिखा कि देखिए इस कत्लेआम में जॉर्ज फर्नांडिस उसके एडिटर हैं प्रतिपक्ष के, और उन्होंने लिखा कि ये जो कत्लेआम है और ये सब है, ये आरएसएस और इनका के गठजोड़ की वजह से हुआ है, ये इस सिखों पर जो हो रहा है ये उस एक गठजोड़ का नतीजा, और उसके सबूत में उन्होंने दस्तावेज पेश किया।
ये दस्तावेज मेरे पास रहा, वो प्रतिपक्ष की सारी फाइलें तो गायब हो गई। वो दस्तावेज मैं, क्योंकि मैं हमेशा से इस तरह के खुराफाती सारे दस्तावेज रखता हूं, तो मैं रखा रहा। मैंने इसका सारी भाषाओं में अनुवाद किया और इसको लगभग 3 डिकेड पहले इसको पब्लिक करना शुरू किया है। इसकी जो खास बातें हैं वो मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूं, है ना भाई साहब जी। इसकी खास बातें ये हैं कि सिखों का जनसंहार किसी ग्रुप या समाज विरोधी तत्वों का काम नहीं था, बल्कि वह क्रोध एवं रोष की सच्ची भावना का परिणाम था। ठीक है जी। जो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करते हुए, ईसाइयों के खिलाफ हिंसा करते हुए, या दलितों के खिलाफ हिंसा करते हुए भी किया जाता है, यही उठाया जाता है कि उसने लड़की छेड़ी थी, उसने ये नियम तोड़ा था, उसने कुएं से पानी पी लिया था, है ना, ये सब होता है। उसके बाद नाना श्रीमती इंदिरा गांधी के 2 सुरक्षा कर्मियों जो सिख थे की कार्रवाई को पूरे सिख समुदाय से अलग नहीं करते हैं। उन्होंने साफ लिखा ये तो सिख जिम्मेदार थे इसके लिए। वो 2 सिख थे, वो उनके हथियार थे, उन्होंने मारा, उसको वो अलग नहीं करते हैं। सिखों ने स्वयं इन हमलों को न्योता दिया। इस तरह सिखों के जनसंहार को उचित ठहराने की कांग्रेस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को आगे बढ़ाया। मैं काजमी साहब आपसे निवेदन करूंगा कि वो जो लिंक है इस दस्तावेज का, वो भी आप इसके अंदर लगा दें, जो लोग खुद देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को महामंडित किया और किसी तरह के उसके विरोध को राष्ट्र विरोधी बताया। बताइए, हम सब लोग विरोध कर रहे थे उसका। यूडीआर विरोध कर रहा था, पीयूसीएल विरोध कर रहा था, जॉर्ज फर्नांडिस विरोध कर रहे थे, बहुत लोग विरोध कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये इसको ब्लू स्टार को का विरोध करना जो है वो राष्ट्रद्रोह है। इसी तरह से अभी कहीं पर कर्नाटक की हाई कोर्ट या कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो नारे लगाए तुमने, वो राष्ट्रवाद, वो बाबरी मस्जिद के केस में तो वो राष्ट्रवाद विरोधी था। ये कैसा राष्ट्र है भाई, जो जरा सा नारा लगाने से, जो ब्लू स्टार के खिलाफ होने से, बाबरी मस्जिद के फैसले देने पर, ये कैसा राष्ट्र है कि जरा सी देर के अंदर कुछ बोलो और इसका तंबू गिर जाता है। हमारा राष्ट्र इतना कमजोर तो नहीं है। उनके अनुसार समग्र रूप से सिख समुदाय ही पंजाब की हिंसा के लिए जिम्मेदार है। और हम इस बात को भूल जाते हैं कि हिंदू और सिखों के बीच में दंगा कराने की आर्य समाज ने सबसे पहले पहल की थी, जब उन्होंने कहा कि हम आर्यन हैं और हिंदुओं को वहां के हिंदी अपनी भाषा लिखवानी चाहिए। वो आजादी से पहले वो बंटवारा उन्होंने करा दिया था। सिखों को आत्मरक्षा में कुछ भी नहीं करना चाहिए, बल्कि हथियारी भीड़ के खिलाफ धैर्य एवं सहिष्णुता दिखानी चाहिए। नो सेल्फ डिफेंस। और इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, सेल्फ डिफेंस में मैं ऐसे सैकड़ों हिंदू परिवार और मुसलमान परिवारों को जानता हूं। मैं मॉडल टाउन दिल्ली में रहता था, कैसे गुप्तास, गोयल्स, सिख, नॉन मोने पंजाबियों ने कैसे सिखों की हिफाजत की है। मैं इस बात को जानता हूं। आप सेल्फ डिफेंस क्या उन्होंने भगाया है। जो पुल बंगश का बड़ा गुरुद्वारा है, उसमें पुल बंगश के मुसलमानों ने उस गुरुद्वारे की हिफाजत की। गुंडों का हमला किया, मार खाई उन्होंने, चोटें खाई। तो ये कि उनको कुछ नहीं करना चाहिए था। अरे भारत का संविधान आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार देता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपको अधिकार देता है। सिखों को जी हत्यारे भीड़ नहीं, बल्कि सिख बुद्धिजीवी जनसंहार के लिए जिम्मेदार है। बराबर वो जो 40 पेज का 35 पेज का ये जो उनका है, वो ये कह रहा है कि बुद्धिजीवियों ने सिखों को भड़काया है, बुद्धिजीवी जिम्मेदार है। उनको हिंदू पहचान से अलग कर दिया है। यानी देखिए, फिर एक झगड़े का काम कर रहा है कि वो तो हिंदू हैं और उनको हिंदू पहचान से अलग कर दिया। ये जलती चीज पर तेल डालने के बराबर है। उसके बाद वह श्रीमती इंदिरा गांधी को एकमात्र ऐसा नेता मानते हैं जो देश का एकता वित्त रख सकी, और एक ऐसी महान नेता की हत्या पर ऐसे कत्लेआम को टाला नहीं जा सकता था। बिल्कुल, ही इज डिस्क्राइबिंग in different words the same thing which राजीव जी said, कि वो गिरता है तो हिलता ही है। राजीव गांधी जो श्रीमती इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारियों भारत के प्रधानमंत्री बने, और यह कहकर सिखों की राष्ट्रव्यापी हत्याओं को उचित ठहराया कि जब एक विशाल वृक्ष गिरता है तो हमेशा कंपन महसूस किया जाता है। नाना देशमुख के अंत में इस बयान की सराहना करते हुए और उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। इसी दस्तावेज में वो राजीव गांधी को आशीर्वाद देते हैं। एक और बात, लिंक जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आरएसएस वाले कहीं पर कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तुरंत आप देखेंगे कि इनका अपना नेकरधारी और वो पता नहीं कैसे वर्दी पहनने का मौका मिल जाता है, रेल का एक्सीडेंट होता है, जाके फोटो खिंचवाते हैं कि ये देखिए ये काम कर रहे थे, ये एक्सीडेंट में काम कर रहे थे।
इस कत्लेआम में जो एक हफ्ते तक चलता रहा और सारे इंडिया में तो बहुत दिन तक चलता रहा, इन्होंने एक फोटो आज तक रिलीज नहीं किया। इन्होंने उस दौरान के अंदर ऑर्गेनाइजर और पंजन्य में राजीव गांधी को बधाई देते हुए, इंदिरा गांधी को महानतम नेता कहते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके अंदर। इंदिरा गांधी वाकई अपने सिखों को नहीं हटाया था, और राजीव गांधी जो है बहुत बेवकूफी की बात कर रहे थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री बन चुके थे, उनको आपने शाबाशी देनी थी। लेकिन उसके बाद आप सिखों के कत्लेआम पर एक लफ्ज नहीं है, आप सिर्फ ये कहते हैं हमने कमेटियां बना दी, हमने कमेटियां बना दी अपने हिंदू भाइयों, ये हिंदू समाज का मसला था, यानी सिखों पर अटैक हो रहे थे, वो नहीं, वो कह रहे हैं इट वाज एन इशू, इंटरनल इशू ऑफ हिंदू समाज। तो आप, इसका मतलब है आप समस्या को समझ ही नहीं रहे थे। इसी तरह से आप जब दलितों पर हमला होता है कि ये तो दलितों पर हमला नहीं है, दलित तो कुछ होता ही नहीं है, दलित तो जो है ये तो हिंदू समाज का इंटरनल मामला है, तो ये है। अच्छा, उसके बाद भाई साहब, आप जो बीच में कोई हस्तक्षेप करना है तो करें, उसके बाद मैं देखिए, ये हमारी बहरहाल लिमिटेशन है, तकरीबन जो टाइम हमें देना था वो तकरीबन हो चुका, लेकिन मैं आखिर में ब्रीफ में 2-4 मिनट में मैं ये समझना चाहूंगा कि वो जो स्टेजेस जिससे मुल्क गुजरा, जिसके बारे में अभी 1983 के बारे में बात नहीं हो सकी, आपने हल्का सा इशारा दिया था, उस पर अभी करूंगा, बात करेंगे। दूसरी बात, और 1984 हुआ, और अब आते आते हम यहां तक पहुंच गए कि मॉब लिंचिंग होने लगी, मॉब लिंचिंग और नफरत मुसलसल हर दिन, और अब सरकार की नाकामी को एक्ट ऑफ गॉड भी कहा जाने लगा। हर चीज में ये कहा जाने लगा कि साइंस कोई चीज नहीं है, भगवान सब कुछ कर रहा है, यानी आपको भूखा रहना है तो वो भी भगवान ही कर रहा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। यहां तक हम पहुंच चुके। अब आगे क्या आप देख रहे हैं, इसे अगर थोड़ा सा मुख्तसर में आप बता सकते। अगर आप जो इस देश के जिस्म के साथ किया गया है, जो इस देश की रूह और आत्मा के साथ किया गया है, अगर उसको नहीं समझेंगे तो हम रास्ता भी नहीं निकाल सकते जनाब। देखिए, इस देश में ये साफ बात है कि 2 जस्टिस सिस्टम है। एक जस्टिस सिस्टम है नेली मसेकेर, 18 फरवरी 1983, 10,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, हालांकि सरकार कहती है 3,000 मारे गए। ये घटना है 18 फरवरी की, और इसके साक्षी थे 3 बहादुर जर्नलिस्ट, हेमेंद्र नारायण ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, वेद बराता लाखर ऑफ असम ट्रिब्यून एंड शर्मा ऑफ एबीसी। वो विटनेस थे इस मैसेकर को, और इस मैसेकर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारी दुनिया का सबसे बड़ा मैसेकर कहा गया उस वक्त तक का। उसके बाद तो और भी बड़े मैसेकर हैं। हाँ जी, इसमें 14 गांव के 10,000 के करीब लोग मारे गए, और सरकारी तौर पर 3,000 कुछ मारे गए, और ये एक ही दिन में सुबह से शाम तक वो। और मेरे दोस्तों, मैं आपको जो बताना चाहता हूं, इसकी एफआईआर नहीं है। इसकी एफआईआर इसलिए नहीं है क्योंकि राजीव गांधी जी ने जो एक समझौता किया बोडोस के साथ, उसमें उस समझौते में ये हिस्सा था कि ये सब ड्रॉप कर दिए जाएंगे। अगर कोई रिसर्चर उसको खोजना चाहेगा तो वो नहीं खोज सकता। उसके बाद आप आ जाइए 84 के कत्लेआम में, आप जानते हैं कि किस तरह से हुआ, उसका हमने काफी चर्चा की है, और मैं उसमें बताना चाहता हूं पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल राइट्स, इसने एक किताब, गोविंद मुखोती जी जो बहुत मशहूर वकील थे, उनकी अध्यक्षता में जो एक किताब छापी थी, हु आर द गिल्टी, मुजरिम कौन है, इस पर राष्ट्र विरोध के मुकदमे चले थे इन पर। एनडी पंचोली साहब, 2-3 दिन में हम लोग एक पर बात करने हैं, पीयूसीएल की तरफ से बात करेंगे। उस रिपोर्ट में यह है कि जिसको आप मैडनेस और कह रहे हैं कि स्वाभाविक था, जिसको आप कह रहे हैं गुस्सा और दुख की वजह से हुआ था, ये बिल्कुल झूठा है। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान मार्क्ड बाय एक्ट्स ऑफ बोथ डेलिबरेट कमीशंस एंड ओमिशंस बाय इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस ऑफ द कांग्रेस एट द टॉप। और बाद में हम देखते हैं कि इसको बीजेपी आरएसएस के लोग भी इसको ज्वाइन किए। उसके बाद हाशिमपुरा का कत्लेआम मई 22, 1987, कितने 50 से ज्यादा नौजवानों को मार के एक नदी में डाल दिया। और वो तो बराबर के डिस्ट्रिक्ट में अगर विभूति नारायण राय जैसा ईमानदार एसएसपी ना होता और वो लाशों को बहने नहीं देता, उनके जूनियर अफसर ने कहा था बहने दो, उन्होंने कहा कि नहीं इनको निकालो, और वो कैसे जाके वो करवाया। अभी भी
सजा होना बाकी है। उसके बाद आप समझ लीजिए कि मलियाना का तो मैं पिछले महीने की रिपोर्ट आपको अखबार की बता रहा हूं, सॉरी मई 15 की, कि 800 पेशियां लग चुकी हैं मलियाना में, जो सीधा मिलिट्री उठाकर ले गई थी उन नौजवानों के कत्लों को। 800 पेशियां लग चुकी हैं और एफआईआर गायब हो गई है पुलिस की फाइल से। एफआईआर गायब हो गई है। और अनुज कुमार ने इतनी बेहतरीन रिपोर्ट लिखी है, पेटिशन फाइल इन हाई कोर्ट हैज सॉट री-इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स इन द यूपी विलेज इन 1987। 35 साल हो गए जनाब। उसके बाद आप अयोध्या से पहले, ये रथ यात्रा से पहले और बाद के जो कत्लेआम है, इस बारे में एक बहुत शर्मनाक मैं बात बताना चाहता हूं। 92 तक जो मुसलमानों के कत्लेआम हुए सारे देश में, उस पर किसी को सजा नहीं हुई। लेकिन 93 की जनवरी में जो मुसलमान आतंकवादियों ने जो किया, जो बम फोड़े, उसमें से बहुत सारे फांसी पर लटकाए जा चुके हैं। और उसके बाद गुजरात कार्नेज, वो आप जानते हैं। कंधमाल, ये सिर्फ मुसलमान इसका शिकार हुए वो नहीं है। कंधमाल के अंदर जो 2008 के अंदर हुआ, उसमें सरकार ये कहती है कि उसमें 39 क्रिश्चियन मारे गए, 3906 के घर जलाए गए। लेकिन सच ये है, जो इंडिपेंडेंट, जिसमें जॉन दयाल वगैरह ने बहुत मेहनत करके और हिंदू जर्नलिस्ट ने मेहनत करके जो रिपोर्ट जमा की है, कि जो कत्ल किए गए 140 से ज्यादा औरतों को रेप किया गया और 500 से ज्यादा घर जलाए गए। और बहुत सारी फैमिली और उनको घरों के अंदर जलाकर मार दिया गया जी। और बहुत सारे उन हिंदू परिवारों को भी घर जला दिया जिन्होंने सिखों को बचाने की कोशिश की थी या जो कांग्रेस से संबंधित थे। और यहीं पर बात समाप्त नहीं होती है, समय क्योंकि कम है। दलितों के खिलाफ आप देखिए, दलितों के खिलाफ कम से कम 25 बड़े कत्लेआम हो चुके हैं। मैं जल्दी से नाम ले रहा हूं। किल्बेमेनी मसेकर 1968, मेलावल्लू मसेकर तमिलनाडु 1997, मरक्कम दलित मसेकर 2013, धर्मपुरी मसेकर 2012, 785 करमचेडू मसेकर आंध्र प्रदेश, 791 तसुंदर मसेकर आंध्र प्रदेश, 996 बथानी टोला मसेकर, बहुत बड़ा बिहार का बहुत बड़ा कत्लेआम है जी। और उसके बाद लक्ष्मणपुर बाथे मसेकर, फिर बिहार में 1997 में बॉम्बे में रामाबाई किलिंग्स, 2006 में खिरलांजी मसेकर, 2014 में जवारखेड़ा हत्याकांड महाराष्ट्र, 2000 में कास्ट परसिक्यूशन इन कर्नाटका। और उसके बाद झज्जर के अंदर 2006 के अंदर 6 दलितों को जलाकर मारा गया, वो अपना कानूनी काम कर रहे थे। मिर्चपुर हरियाणा में 2011 के अंदर कत्ल। इसमें से किसी को भी फाइनल सजा होना बाकी है। ये बहुत ही जी। और अगर किसी हिंसा के अंदर दलित या मुसलमान रहे हैं, सिख रहे हैं, ईसाई रहे हैं, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट, उनको राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों की भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए एक फांसी की सजा में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सजा देना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश की भावनाओं को, लोगों की भावनाओं को संतुष्ट करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम ये डबल जस्टिस सिस्टम मानेंगे, जब दलितों पर उनके कत्ल होते रहेंगे हम चुप बैठे रहेंगे, बाकी माइनॉरिटीज के लोग, जब मुसलमानों का कत्लेआम होगा बाकी माइनॉरिटीज चुप रहेंगे। हिंदू तो बड़े पैमाने पर आते हैं, ट्रेड यूनियंस आती है बड़े पैमाने पर, लेकिन हम रिलीजियस कम्युनिटीज के तौर पे हम नहीं जाते हैं कि हमने दलितों को बचाना है, हमने सिखों को बचाना है, हमने मुसलमानों को बचाना है, हमने ईसाइयों को बचाना है। तो 2 तरह का कानून चल रहा है। आप बाबरी मस्जिद गिराते हैं तो आप उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और इस देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। आप 2002 का कत्लेआम करते हैं तो आप भारत का प्रधानमंत्री बनते हैं। और जो लोग मारे जाते हैं उनको आप ये कहते हैं कि तो पिछली गाड़ी के नीचे कोई कुत्ते का पिल्ला आ गया तो उसमें मेरी क्या है, मैं तो उस गाड़ी में बैठा हुआ था, जबकि वो गाड़ी चला रहा था। वो जो बंदा कह रहा है कि मैं गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था, वो तो गाड़ी चला रहा था। और वो सारे माइनॉरिटीज को जो मारे गए उनको, और किस तरह से आप उन गुंडों को, रेपिस्ट को आप रिहा करते हैं।
आप उनको उनको जो है बेगम अपना बच्ची जो है बिल्किस बानो के उसका ये करते हैं। तो अगर आप इसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को छोड़िए, दलितों को छोड़िए, ये हिंदुस्तान के आम गरीबों को, और वो हो रहा है, देखिए वो हो रहा है, कैसे कैसे गरीबों की बच्चियां रेप का शिकार होकर क्या क्या हो रहा है। लेकिन हिंदुत्ववादियों के लिए रेप तब होती है जब कोई मुसलमान रेप करता है, जब कोई सिख रेप करता है, कोई ईसाई रेप करता है। बाकी बाढ़ आ जाए, रेपों की करते रहे आप, उसी धर्म के लोग करते रहे, तो उससे ये जो बच्ची का जो उत्तराखंड का है, हाथरस वाला भी वाकया है उत्तराखंड सारा, तो उससे कोई देश के उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्शियस पर कोई असर नहीं पड़ता, न ये देश शर्मिंदा होता है और उसको ग्लोरीफाई करते हैं। और वो तो ग्लोरीफाई इसलिए भी करते हैं क्योंकि सावरकर इनके जो पिताजी हैं या दादाजी हैं, बाबा जी हैं, वो कह चुके हैं, वो तो शिवाजी पर सवाल उठा चुके हैं कि तुमने रेप क्यों नहीं करने दिया मुसलमान जो लड़कियां बंदी बनाई गई थी। तो इस तरह का सड़ा गला उससे, अगर इस देश को बचाना है तो 84 के कातिलों को सजा दिलानी होगी, नेली मसेकर के कातिलों को सजा दिलानी होगी, आपने हाशिमपुरा के, आपने 2008 के कातिलों को सजा दिलानी होगी। अगर नहीं दिलाएंगे तो ये देश जो गांधी जी के सपनों का था कि हिंसा नहीं होगी, बाबा साहब के सपनों का भारत था कि यहाँ पर सब एक तरह से माने जाएंगे, अगर आप उसका मलियामेट कर देंगे तो ये देश नहीं बचेगा। 84 को इसलिए याद रखिए क्योंकि 84 ने हिंसा के जो फ्लड गेट्स खोले थे, वो बाद में सिर्फ सिखों को नहीं, हिंसा की जो आदत पड़ जाएगी सिर्फ सिखों तक नहीं रुकेगा, मुसलमानों तक नहीं रुकेगा, ईसाइयों तक नहीं रुकेगा, वो घर घर के अंदर होगा, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर होगा। समझ लीजिए इसको, ये वार्निंग है। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपसे हमेशा बात करने में बहुत चीजें समझने में आती हैं। आप जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स के साथ क्रोनोलॉजी इस अंदाज में भी समझी जा सकती है, हमारे अमित शाह जी तो क्रोनोलॉजी दूसरे तरीके से समझाते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से सारे दंगे नहीं बल्कि कत्लेआम जिसे कहा जाता है, कत्लेआम का जो आपने वाकयात 1984, उससे पहले 1983, उसके बाद ये हाशिमपुरा मलियाना 1993, सारी आपने चीजें याद दिलाई और दलितों के खिलाफ भी कितने फसादात हुए हैं वो भी आपने याद दिलाए। बुनियादी बात जो निकल के आई वो ये कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अंडरस्टैंडिंग और आरएसएस की लाइन पर काम करने की वजह से ये सारी कम्युनिटीज एक के बाद एक टारगेट होती चली गई और होती चली जा रही हैं। अगर सभी लोग एक दूसरे की मदद करने और मजलूम के साथ नहीं खड़े होंगे तो मुल्क नहीं बचेगा। जी कुछ आप जी बस एक चीज, किस तरह से आरएसएस बीजेपी के लोग जो हैं सिखों के इस कत्लेआम पर पर्दा डालना चाहते हैं कि 2019 में ये नाना देशमुख जो है, नाना देशमुख को भारत रत्न का खिताब दिया गया है इन सारे करतूतों के बावजूद। और इसके बावजूद कि बलराज मधोक ने लिखा कि ये बंदा जो है, ये बंदा दीनदयाल उपाध्याय के कत्ल में शामिल था। और उसके बाद कौन सी ज्यादा शर्मनाक बात है वो भी सुनिए। दूसरी बात कि 2005 के अंदर, 12 अगस्त 2005 को मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर माफी मांगी थी 84 के दंगों के लिए। मुझे सिखों से माफी मांगते हुए जरा सा भी संकोच नहीं, मैं सिर्फ सिखों से ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय राष्ट्र से माफी मांगता हूं कि 1984 में जो कुछ हुआ वो हमारे संविधान में लिखित भारतीय राष्ट्रवाद की भावना के खिलाफ था। इसको स्कूल की टेक्स्ट बुक में रख दिया गया, उनके इस बयान को, कम्युनलिज्म वाले चैप्टर में। इसको आरएसएस के लोगों ने बाहर निकलवाया। दीनानाथ बत्रा ने कहा कि इससे हिंदू सिखों के बीच में दूरी बढ़ती है, इसको बाहर निकाला जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना शर्मनाक रवैया है सिखों के कत्लेआम के बारे में आरएसएस बीजेपी का। एक तो यह है कि एक अलग करना पड़ेगा कांग्रेस ने जो कुछ किया, लेकिन आज कांग्रेस के दो भाई बहन हैं, वो वाकई में आरएसएस बहुत खतरा है और हम बहुत गलतियां कर चुके हैं, उसको समझ रहे हैं। ये जानकर अच्छा लगता है, वो तो कल पता लगेगा। दूसरी बात यह है, मुझे एक नारा लगाने की इजाजत दीजिए। 84 के कत्लेआम के
शिकार सिखों को सलाम, 84 के कत्लेआम के सिखों को सलाम, हिंदुस्तान के तमाम कत्लेआमों के लोगों को सलाम। और हम ये देश पूरा आवाज बुलंद करे कि हम कातिलों को सजा दिलाएंगे, हम कातिलों को सजा दिलाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। इंसानियत का फर्ज यही है कि हम मजलूम के साथ खड़े हों, जालिम के साथ खड़े ना हों। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।